उकाबे रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उकाबे रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, तो नज़र आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान मंजूर डार। नाज़रीन मोहतरम, जहां हम पॉलिटिक्स के साथ साथ सियासी मुद्दों के साथ साथ हमारी कोशिश रहती है कि आपको नए नए तालीमी मराकिज़ के साथ आपको मिलवाएं, नए नए तालीमी मराकिज़ के हवाले से आपको मालूमात दें। वही आज जिस तालीमी मराकिज़ का हमने इंतखाब किया है, पिछले 14 सालों से ये अपनी तालीमी मैदान में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और एक ज़बरदस्त कारकर्दगी इन्होंने दिखाई पिछले 14 सालों से। और आपको ये भी बता दें कि बाकी तालीमी इदारों से थोड़ा ये मुख्तलिफ है, थोड़ी इनकी आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है। जहां हमारी स्टूडेंट्स, जहां वादी के नौजवानों को, वादी के उन नए नए उभरते स्टूडेंट्स के टैलेंट्स को सही तरीके से निखारा जाता है। जी नाज़रीन, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ज़ैन इदराबी से। हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले 14 सालों से ये इस तालीमी मराकिज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, तालीमी मैदान में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आपका जो तालीमी मराकिज़ है बाकी तालीमी मराकिज़ से थोड़ा मुख्तलिफ है, किस तरीके से आप नौजवानों को, स्टूडेंट्स को सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन इंद्राबी साहब। शुक्रिया मंजूर साहब, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम की वसादत से अपने ख्यालात का इजहार करने का। आपका बहुत बहुत क्योंकि आपका काम ही सर इतना मुख्तलिफ हमें लगा, जिससे हम भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हो गए। हमें भी लगा कि क्यों ना ये काम हमारी ऑडियंस को दिखाया जाए और ये पैगाम उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाए जो चाहते हैं या जिनके वालिदैन चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट हमारी ड्रीम्स पे खड़े उतर सके। इसीलिए हम आपका शुक्रिया कहना चाहेंगे क्योंकि आपने हमें आज अपना कीमती टाइम दिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से ये सफ़र रहा, कब से आपने शुरुआत की। सबसे पहले नाज़रीन को थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दीजिएगा। देखिए, मैं अपनी कॉलेज लेवल कंप्लीट करने के बाद, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ टाइम प्राइवेट सेक्टर में काम किया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद मुझे ये महसूस हुआ अपनी जगह कि नहीं, मुझे खुद का कुछ करना होगा और ऐसा करना होगा जिससे अपने साथ साथ और कई लोगों का भी फ़ायदा हो। आपको पहले से अंदाज़ा था कि आप इतनी तरक्की करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ना मैंने ये कभी सोचा था कि मैं इन डायमेंशंस पे ऐसे ऐसे सोच मेरे जो है वक्त के साथ साथ बदलते जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे जहन में। लेकिन इस सेक्टर में आने के बाद कुछ ही साल के अंदर मुझे ये समझ में आया, नहीं, ये वो सेक्टर है जहाँ पे अगर मैं सही तरीके में अपनी खिदमात मैसर दूँ तो शायद लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत भी होगी और आने वाले पीढ़ी जो है वो इससे शायद मुफायजा भी हो सकती है। तो हुआ यूँ कि मैं आपको बता दूं, 2009, 10, 11 में जब हम शुरू किए थे इस इंस्टीट्यूशन को, शुरू में हमने 8, 9, 10th के लिए जो है सर्विसेज प्रोवाइड करी थी बस। ना ही मेरा ख्याल था उससे आगे, ना ही मैं छोटे क्लासेस को एंटरटेन कर रहा था। तो 2 साल के अंदर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारी बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस है डिफरेंट शोबों में काम कर रहे हैं, ख़ासकर 11th 12th एंट्रेंस पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर सीखने की उम्र देखी जाए वो होती है 13 साल 14 साल की उम्र, और दैट मीन्स एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर हमारे बच्चे को 8th 9th 10th स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर उसके कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे क्लियर नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ कि 11th 12th में हम अगर उस पर कितना भी एफर्ट करें वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा और उससे कोई ख़ास फ़ायदा, ख़ास चेंज हमें दिखाई। इसकी बेस जो है वो सही से नहीं लगी। एग्जैक्टली, बुनियाद जब सही से नहीं है, जब बच्चे को एलिमेंट्री लेवल 8, 7, 6, 5th ये लेवल में जब वो कामयाब नहीं है, जब उसने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए हैं, वो रट्टा मार के आगे आया है या उसको वो सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के चक्कर में पड़ा है, तो उस चीज़ से जो है आगे आने के बावजूद जब वो 11th में आता है, 12th में आता है, तो काफ़ी सारी दिक्कतों का उसके मतलब सामना करना पड़ता है। दूसरी एक चीज़ बड़ी, जो चलो ये तो आम नागरिक को भी अब समझ में आ चुका है कि बच्चे की बेस जो है उसको यहाँ से डेवलप करनी है, लेकिन मुझे जो एक ख़ास बात यहाँ पे लगी, हमारी सोसाइटी में ख़ासकर हम सिर्फ पीछे पड़े हुए हैं। एजुकेशन करना है बच्चे को, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये हमारी पहली 2 प्रायोरिटीज़ रहती है। अगर हम उन 2 में से एक निशाने को
करते हैं कवर तो हम वही ट्रैक ले लेते हैं। अगर हम चौंक जाते हैं, चौंकने के बाद हम उजागर होते हैं, हम जाग जाते हैं कि कोई तीसरा भी मेरे सामने मंजिल हो सकता है। बहुत ऐसे कम बच्चे या बहुत ऐसे कम पेरेंट्स होंगे जो शुरू से ही बच्चे को जो है एक बड़ा विजन देते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस पे 2013 में मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया कश्मीर के अंदर, पूरी वैली के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा था पनाश टैलेंट कॉन्टेस्ट करके। उसमें होता क्या था कि 5th से लेकर 10th के बच्चे जो है हम इन्वॉल्व करते थे, उनका जो है इनर टैलेंट हम देखने की कोशिश करते थे। उसमें ये देखा जाता था कि बच्चे की जो इनर हिडन टैलेंट है वो कहाँ की, उसका रुझान कहाँ की ओर है। अगर उसका खुद का रुझान किसी और फील्ड में है, हम उसको अंडर कंपल्शन ड्रीम कुछ सामने दूसरा रख रहे हैं। बेशक वो ड्रीम शायद माँ बाप की चाहत में या उनके प्रेशर में या उनको अपने आप को प्रूव करने की सिलसिले में वो उस ड्रीम को शायद पाता है, लेकिन वो अंदरून सेटिस्फाई नहीं होता। वो एक डॉक्टर होने के बावजूद भी शाम को कलम कागज़ उठाता और एक पोइम लिख देता है। तो शायद उसके अंदर एक अच्छा राइटर छुपा था, लेकिन हमने गलती से कंपल्शन से उसको मेडिकल फील्ड में घुसाया। तो इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से आपने तालीमी शोबा चुना, तालीमी सर्विस के हवाले से आपने चाहा कि मैं तालीमी निज़ाम को लेकर समाज में अपनी खदमात अंजाम दूँ, कहीं ना कहीं ऐसा समझा जाए कि आपने भी बचपन में मुश्किलातों का सामना किया है। कहीं ना कहीं आप ऐसे स्कूल से आए हैं जहाँ पे आपको लगा कि यहाँ पे बेसिक तरीके से, जो बेसिक लेवल पे पढ़ाई होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। यहाँ पे मैं आपके सवाल की दाद देता हूँ। आपने बहुत ही उम्दा क्वेश्चन मुझसे पूछा, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैं एक अच्छे स्कूल बैकग्राउंड से हूँ, मैं CBSE पास आउट हूँ। वहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट से हमें पढ़ाया जाता था, जब मैं स्टेट स्कूल्स में आया तो या स्टेट के बच्चों को देखा, आउट ऑफ CBSE बच्चों को JK बोस में देखा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट था। यहाँ पे टेक्स्ट ओरिएंटेड बच्चे को पढ़ाया जाता था, CBSE फॉलो नहीं किया जाता था, यानी रेफरेंस बुक्स या आउट ऑफ बुक बहुत कम लिया जाता था। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ फील किया, तो वो चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। बेशक बच्चे को क्वालिफाई करना होता था स्टेट बोर्ड, लेकिन मैंने कभी भी टेक्स्ट ओरिएंटेड जो है फोकस नहीं किया है। मैंने हमेशा बच्चों को जो है वाइड नॉलेज देने की कोशिश की है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना या परसेंटाइल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं बार बार पेरेंट्स से भी, बाकी बच्चों से भी हमेशा ये काउंसलिंग करता हूँ, ज़्यादा परसेंटेज लाना मेरे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है या एक बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बनिस्बत ये है कि अगर वो एक अच्छा स्ट्रक्चर। चलिए सर, ये हो गई बात आपके रिलेटेड, आपकी पर्सनल ज़िंदगी से रिलेटेड। अब आते हैं असली मुद्दे पे, जो तालीमी निज़ाम के हवाले से हम अभी बात कर रहे हैं। इस हवाले से हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बात की बुनियाद की, किस तरीके से आप यहाँ पे बच्चों को उनकी जो बुनियाद है, उनकी बेस है, उसको परफेक्ट बनाने में, उसे सही शक्ल देने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है, मैंने पहले भी आपको ये बताया, एग्ज़ाम शुड नॉट बी द टारगेट। अगर एजुकेशन आपने देनी है तो आपने उस बच्चे की जो है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। आपने बच्चे के अंदर जो है वो सलाहियत लानी है कि उसको किसी भी शोबे में आप डाल दो, वो वहाँ पर अपना झंडा गाड़ दे, वो अपना नाम बनाए। मेरा मानना यही है, मैं इन्हीं उसूलों को लेकर जो है बच्चों को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से आपको यहाँ स्टूडेंट आते हैं जो अर्ली स्टेज में होते हैं, 4th या 5th क्लास में होते हैं, क्या आपको लगता है कि जो सही तरीके से घर पे गाइडेंस होनी चाहिए वो हुई है उनकी? देखिए मैक्सिमम आपने देखा होगा कि जब हमें कोई वीक बच्चा मिलता है तो हम उसके पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे भी मेरी सोच जो है थोड़ा अपोजिट में चलती है। मैं ये मानता हूँ कि अगर एक पेरेंट ने मेरे हवाले क्लास 5th में या 6th में बच्चा किया हुआ है तो उसकी डेवलपमेंट मेरी एक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि एक पेरेंट अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी मशगूल है, शायद पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वह अपने बच्चे को वक्त नहीं दे पाता है, क्योंकि उनका आज का जो दुनिया में जो रेस इस वक्त चल रही है तो उसको वो टाइम नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए शायद उसने मौका दिया है, स्कूल के अलावा वो बच्चे को मेरे पास भेजता है या इंस्टीट्यूशन भेजता है। तो हमारा एक अवलीन फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको यहाँ पे वो ग्रूमिंग करें या स्कूल्स वो ग्रूमिंग करें, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो है इधर बच्चा स्कूल में होगा या कोचिंग इंस्टीट्यूशन में होगा, फिर पेरेंट के पास कहाँ पे समय आएगा उसको फोकस करने का। लेकिन अंदरून तरबियत जो है वो बेशक माँ की गोद होती है, वहाँ से जब बच्चे को एक इनकलकेशन मिलेगी, एक अच्छा मॉरल मिलेगा, तब जाके वो उस्ताद का वैल्यू भी समझ सकता है, उसकी टीचिंग्स को भी समझ सकता है और स्कूल को जो है वो अच्छे एक रास्ते पे जा सकता है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर, क्योंकि तालीमी निज़ाम को लेकर इस वक्त जिस तरीके से समाज में कंपटीशन है बहुत ज़्यादा है और
कहीं ना कहीं आधे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी 8th क्लास में ही पढ़ रहे हैं और विंटर्स में कोशिश करें 9th क्लास का भी पढ़ना है। कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि ये बच्चे पर ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है? और क्योंकि अब मार्च सेशंस भी हो रहे हैं और विंटर कोचिंग किस तरीके से आप करवा रहे हैं, और क्या आप भी इसी बात पे बिलीव करते हैं कि बच्चा अगर 8th में है 8th क्लास से ही 9th क्लास की प्रिपरेशन शुरू कर दे? देखिए सर, आपने बिल्कुल जो करंट हमारा इस वक्त बड़ा एक इशू सामने है उसको छेड़ा है, उसको आपने मेरे सामने मतलब लाया। मैं आपको ऐसे बताऊं कि इस वक्त समझने की ज़रूरत है, हमारा बच्चा जो है पिछले 2.5 साल से स्कूल से बाहर है। ये जो पिछले 3-4 महीने हमने काम किया है, स्कूल्स ने बहुत एफर्ट लगाया है, ये सिर्फ एक एफर्ट था कि बच्चा जो डिरेल हुआ है, जो अपनी ट्रैक से उतरा हुआ है, उसको वापस ट्रैक पे लाने का। अगर देखा जाए इस वक्त हम क्लास 12th के बच्चे को अगर हम पूछेंगे या उसका एग्ज़ाम करेंगे, सरसरी एक एग्ज़ाम करेंगे, मेरे ख्याल में वो सही हिसाब से या सही जो उसका टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसको मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि लैगिंग बहुत रही है। 2.5 साल एक बच्चा डिरेल रहे, 2.5 साल एक बच्चा पढ़ाई से महरूम रहे, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि 6-5 महीनों में जो हमने स्कूल में पढ़ाया है या इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है वो आके बहुत बढ़िया कारकर्दगी दिखाएगा एग्ज़ाम में, इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। है क्या कि बच्चों को जो है इस वक्त चाहिए, या पेरेंट्स को भी चाहिए, इस टाइम को वो गनीमत समझे। जो 3 महीना हमें मार्जिन मिला है या जो 3 महीने का अभी एग्ज़ाम में टाइम बचा है, 4 महीना बचा है, ये एक ग्रेस पीरियड मिल रहा है, ये एक वो समय मिल रहा है बच्चे को जहाँ पर वो शायद अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। ये अगर आज हम सपोज़ बच्चे को 10th क्लास के बच्चे को हम 11th के लिए प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, तो हम 10th उसका अधूरा छोड़ के हम उसको 11th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब उसको तो फिर से 11th में 1.5 साल मिलेगा ना। तो फिर हम 2024 में उसको प्रिपेयर करेंगे 12th के लिए, 11th छोड़ देंगे, तो एक रवैया बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल बात यह है कि आज हमें समय मिला है, अच्छी बात हुई है, अल्लाह ताला का करना था, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं ऑलरेडी सफ़र कर चुके हैं 2.5-3 साल। हमें एक मौका मिला कि हम उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, उनको डेवलप करें, ताकि आने वाले क्लासेस में जो है उनको वो लैग ना रहे, जो पीछे लैग रहा है उसको कवर करने का हमें मौका मिला। यानी हम अपने बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर मत डालें। बिल्कुल, वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट, वी शुड टेक इट इजी, क्योंकि इसमें है क्या कि 3 महीने का जो समय है, इसके बाद तो बच्चे को आगे आने वाले समय में वो बराबर वक्त मिल रहा है। ये एक पैरामिड शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम नवंबर टू मार्च। इट डजेंट मीन कि हम आज ये 3 महीना उसको अगले साल का पढ़ाएं, फिर नए विंटर में फिर से अगले साल का, फिर तो ये सेशन फॉर्मेलिटी के लिए बदला, प्रैक्टिकली तो नहीं बदला ना। हमने फिर अपना जो करना था वो कर रहे हैं। कहते हैं ना सर, डोंट रीड टू पास द एग्जाम बट रीड टू बिकम इंटेलिजेंट। नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी एन इंटेलेक्ट फर्स्ट, एग्जामिनेशन विल बी द सेकंड पार्ट। तो सर ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब श्रीनगर की बात करें, राजबाग की बात करें, कुछ अहम इलाके जो है मखसूस तालीम का एक अहम मरकज़ बने हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, अकोमोडेशन की प्रॉब्लम होती है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए क्या कोई ख़ास स्टेप उठाने जा रहे हैं? किसी इलाके में स्टूडेंट्स को इतनी दिक्कत ना मिले, उन्हें डोर पे ही अपना जो तालीमी इदारा है वो मिल जाए। देखिए, बेसिकली क्या है, आपने बहुत सही बात पूछी कि जो बच्चे जो है अकोमोडेशन का इशू है या बाकी सब चीज़ें, चलो अभी तक तो ये सब लोगों ने जैसे भी है इसको अंडरस्टैंड करा हुआ था। विंटर्स में बच्चे जो है पेरेंट्स फारग अपना टाइम निकाल के अपने काम से, चूँकि यहाँ पे मैक्सिमम जो वर्क लाइन है वो है एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, या जो इस भी किसी भी शोबे से वाबस्ता है, विंटर्स में सब ऑलमोस्ट जो है कम हो जाता है, काम कम हो जाता है। तो पेरेंट्स वो सब छोड़ के यहाँ आ जाते थे बच्चों को लेकर, उनका विंटर में 3-4 महीने यहाँ पे हो जाते थे। तो 60-70% ऑफ द सिलेबस जो है वो यहाँ से करके जाते थे, फिर उनको आगे दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब चूंकि मार्च सेशन आ गया है, इसकी अब बहुत कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि समर्स में कोई पेरेंट अपना एरिया छोड़ के यहाँ आ जाए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि स्कूल्स चल रहे होंगे, मार्च अप्रैल में जब बच्चा स्कूल वापस जाएगा तो स्कूल्स पूरी तरह फंक्शनल होंगे, तो वो स्कूल छोड़ के परेपोरा, राजबाग या कोई भी इलाका आप ले लीजिए जहाँ सेंट्रली ओरिएंटेड है, वहाँ पे नहीं आ सकता है। तो इस चीज़ के लिए एक बेटर, हमने जो है हमारी एक पिछले वीक में ही एक मीटिंग हुई थी जिसमें हम एक कंक्लूजन पे आए दैट वी विल बी क्रिएटिंग फ्रेंचाइजीज अक्रॉस J&K। उसमें हमने जो है 20 फ्रेंचाइजीज कॉल की है पूरी वैली के अंदर। हम चाहते हैं कि हर टाउनशिप में जो भी इंटेलेक्ट क्लास है, जो उनको चाहिए हमारे से कॉन्टैक्ट करें,
ताकि हम उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, वो अपने ही एरिया में अपने सारे इर्द गिर्द को जो है ऐसी इंस्टीट्यूशन से फेज आप कर सकते हैं। बिकॉज वी आर गोइंग टू ट्रेन अराउंड 20 फ्रेंचाइजीज, जिसमें जो है अगर सपोज करें एक फ्रेंचाइजी में 5 लोग भी काम कर रहे हैं तो करीबन 100 लोगों को ट्रेन करने का हमने जो है पीड़ा लिया हुआ है, ताकि पूरी वैली को जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या टाउन्स में उनको अच्छे इंस्टीट्यूशन की जो तलाश थी वो उन्हें पूरी हो जाए। यानी वो जो उनको सर्विस का दिक्कत आ रहा है वो सर्विस हम उन्हें दे पाए। लेकिन उसके लिए हमें पढ़े लिखे नौजवानों की ज़रूरत है, उन्हें चाहिए हमें कांटेक्ट करना, हम उन्हें बहुत ही सही नॉर्म्स पे जो है एक फ्रेंचाइजी खड़ा करके देंगे जिसमें जो है फ्रेंचाइज जो है वो वर्क कर सकती है। वो एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बल्कि मैं चाहूँगा मैक्सिमम लोग जो है वो अपने अपने एरियाज़ को कोशिश करके जो है बच्चों को सर्विस प्रोवाइड करें, ताकि ये जो अब दिक्कत आएगी उनको कि सिटी आने की, यहाँ पे सर्विसेज अवेल करने की, वो दिक्कत का थोड़ा सा उन्हें सामना जो है कम होना पड़े। जैन साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे वालिदैन भी हमें इस वक्त देख रहे होंगे, एडमिशन प्रोसेस को लेकर बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है। ये भी कहा जाता है कि फ़लानी तालीमी इदारा ये फ़ीस ज़्यादा ले रहे हैं या ऐसा हो रहा है, क्या वहाँ पे तालीम सही से मिल रही है। लेकिन सबसे जो बड़ा इशू रहता है वो फ़ीस के हवाले से रहता है, यानी एडमिशन प्रोसेस को लेकर। किस तरीके से आप यहाँ पे बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं उनके, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड होता है, उनके लिए किस तरीके का एडमिशन सेक्शन आपने रखा है? देखिए मंजूर साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले 2.5-3 साल से जो इकोनॉमिकल सेटबैक हुआ है वैली के अंदर, हालांकि ग्लोबल सेटबैक है लेकिन हमारी वैली जो है ज़्यादा सफ़र एक हिसाब से कर गई, वो आप बेहतर जानते हैं। है क्या कि मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ पनाश, बल्कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चों को मौका दे रहे हैं आगे आने का, या जो फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह, मैं पूरी फैटर्निटी को जो भी इस फील्ड में है काम कर रहे हैं उनका भी मतलब दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एफ़र्ट्स लगा रहे हैं कि हर एक बच्चे तक हम पहुँच पाए। लेकिन मैं अपने इंस्टीट्यूशन की अभी बात करूँगा, हमने जो है इसमें पूरा 100% अप टू 100% जो है हम वेवर दे रहे हैं बच्चों को, जिसमें उनको अपनी थोड़ी कारकर्दगी दिखानी होगी। ऑन स्पॉट एक एग्जामिनेशन, हालांकि उसमें उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछी जाएगी जहाँ पे वो ना कर पाए, वो सारा उनको पर्टेन कर रहा होगा, उनके पर्टिकुलर क्लास को पर्टेन कर रहा होगा। बट एटलीस्ट हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चा जो है, अगर हम इस पे एफर्ट लगा रहे हैं, हमें रिजल्ट्स भी आ जाए, यानी ये मेहनत जो है ये रायगा ना हो। तो ऐसे बच्चों को, या जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से है और चाहते हैं कि आगे मेहनत करें, तो कोई भी हमने डिफरेंट एवेन्यूज़ उनके लिए रखे हैं, डिफरेंट चीज़ें उनके लिए मैसर रखी है। वो हमें कांटेक्ट करें, आ जाए। पैसा उनके लिए कोई बैरियर नहीं बनेगा। इस चीज़ के मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि किसी भी बच्चे के लिए, हम पनाश के अंदर पढ़ने के लिए पैसा एक बैरियर नहीं बनेगा। उसके अंदर हमने मुख्तलिफ ऑप्शंस रखे हैं, जैसे अप टू 100% स्कॉलरशिप है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए जो है अलग रिजर्वेशंस रखी हुई है, ताकि हर एक तक हमारी सर्विस जो है पहुँच पाए। जी, आखिर पर आपसे ये जानना चाहेंगे, एक आखिरी मैसेज क्या रहेगी पेरेंट्स के लिए जो अभी आपको देख रहे होंगे, सर हमारे प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उनके लिए फ़ाइनल मैसेज क्या रहेगी? किस तरीके से वो अपने बच्चों को, उनके मुस्तकबिल को संवार सकते हैं, और उनकी ड्रीम्स जो है, एक वालिदैन का ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा फ़लानी ड्रीम फुलफिल करे, ये करे, वो करे, तो किस तरीके से वो उस ड्रीम्स पे डटे रहें और अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेटेड रखें, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, पेरेंट को अपने बच्चे के ऊपर कोई भी सपना थोपना नहीं चाहिए। ये मेरा मानना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा रिश्तेदार, मेरा कोई भाई का बेटा, कज़न का बेटा डॉक्टर हो गया, मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। मैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करता, ना ही मैं किसी पेरेंट को ऐसा सजेस्ट करूँगा। है क्या कि चाहिए कि हमें बच्चे के जो है इनकलकेशंस को देखना चाहिए, उनके अंदरून इंटरेस्ट्स को देखना चाहिए, उनके करियर को हवाले से वो कहाँ की ओर जाना चाहते हैं, उसकी काबिलियत क्या है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के अंदर टैलेंट दिया होता है, लेकिन मुख्तलिफ। अब देखना ये होता है, एज ए पेरेंट हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, हम अपने बच्चे को ऑब्जर्व करते रहें कि इसका हुनर क्या है, उसके हुनर को पहचाने, उसमें उसको सपोर्ट करें, ताकि वो जो है ज़िंदगी में कामयाब हो सके। तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या
आप जो चाहें वो बने, अल्लाह ताला ने जो चाहा होगा वो ज़रूर बनेगा, आपका उसमें सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को जो है उनको संवारे, उनको फोकस करे, उनको उनके ड्रीम्स में मदद करें। जब तक पेरेंट का सपोर्ट नहीं होगा बच्चा कितना भी चाहेगा सक्सेस नहीं हो पाएगा। और एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा सर, फैकल्टी के हवाले से, क्योंकि आमतौर पर फैकल्टी को देखा जाता है और हर कोई वालिदैन चाहता है कि मेरा बच्चा उस इंस्टीट्यूशन में पढ़े जहाँ पे बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी हो। किस तरीके की फैकल्टी आप दे रहे हैं बच्चों को? देखिए हमारे पास जो है फैकल्टीज़ जो है हर कोई ट्रेंड फैकल्टी है। मैं एक बात पे विश्वास करता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा है, अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर हुनर दिया होता है। हमारी सिलेक्शन टीम बैठती है जो कि जितने भी, मैं क्वालिफ़िकेशंस पे उतना विश्वास नहीं करता जितना कि हुनर पे विश्वास करता हूँ, जितना कि एक टैलेंट पे विश्वास करता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि ज़रूरी नहीं है एक टीचर के साथ एक टैग लगा हो, उसके पीछे एक नाम लगा हो जिसकी वजह से मैं अपने बच्चे को वहाँ पे पढ़ाई के लिए भेजूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि नए नए जो टैलेंट्स आ रहे हैं उनको मौका दिया जाए, उनके हुनर को पहचाना जाए, और वो स्ट्रैटेजिकल जो आज की डेट में उन्हें कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम के लिए बच्चा तैयार करना है तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजिकल फार्मूला अप्लाई करनी पड़ती है। बच्चे पे वो स्ट्रैटेजीज कैसे बनाएंगे, तो उन चीज़ों को देखकर जो है एक ट्रेंड फैकल्टी को जो है प्रेफर किया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे प्रोग्राम में जो आज के मेहमान खुसूसी थे वो थे पनाश एजुकेशनल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और CEO जैन इंद्राबी साहब, जिनसे आज हमने गुफ्तगू की और एजुकेशन यानी तालीमी सिलसिले तालीम और तरबियत के हवाले से उनसे जानने की कोशिश की। मुख्तलिफ नसीहत आमोज़ बातें भी उन्होंने बोली इसको लेकर। और आपको भी बता दें नाजरीन कि इन्होंने यहाँ पे बताया कि हम बच्चों को यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं, और ये एक अहम बात है कि सबसे पहले ये माना जाता है कि सबसे पहला जो उस्ताद है एक वालिदैन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं बच्चों के। और ये बताया जाता है कि बच्चे की सही से तरबियत करें और उसके बाद इसमें जो सही टैलेंट है जो छुपा है उसको बाहर निकालने की कोशिश करें, और उसके बाद उसे एक अच्छे टीचर, एक अच्छे उस्ताद, एक अच्छे रहबर की ज़रूरत होती है। तभी जाके वो एक अच्छा जिम्मेदार और तभी जाके कौम में वो एक कामयाब इंसान बन सकता है।